दोस्तों, अमेरिका का एक राज्य है मैन, जो उत्तर पूर्वी हिस्से में कनाडा के पास स्थित है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं और ऊंचे पहाड़ भी। माउंट कटाहडिन यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये जंगल मीलों तक फैले हुए हैं। साल 1939 में एक घटना घटी थी। एक 12 साल का लड़का इन्हीं जंगलों में खो गया था। वो कई दिनों तक भटकता रहा और लोगों ने उसके जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस लड़के का नाम था डॉन फेंडलर। उसने जंगल में 9 दिन तक अकेले जिंदा रहकर सबको हैरान कर दिया। बाद में डॉन ने अपनी ये कहानी एक किताब में लिखी जिसका नाम था लॉस्ट ऑन अ माउंटेन इन मेन। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और मैन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई भी जाती है। साल 2024 में इसी पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई, बिल्कुल इसी नाम से। ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 1939 से। हमें मेन राज्य में रहने वाला एक परिवार दिखाया जाता है। ये डोनाल्ड का परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 4 बच्चे शामिल थे। ये समय ग्रेट डिप्रेशन का था। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हुई थी, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया था। इसके बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर गई और इसका असर यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया पर भी पड़ा। लोगों की नौकरियां चली गईं, बैंक बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। डोनाल्ड भी इन सब हालात से परेशान था। छुट्टी पर वो घर लौटा। उसके 2 बेटे रायन और डॉनी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके आने से बहुत खुश हुए। डोनाल्ड घर पहुंचकर अपनी पत्नी रूथ और बाकी 2 बच्चों से मिलता है। इतने में रायन और डॉनी भी घर पहुंच जाते हैं। वे सब खुश थे क्योंकि डोनाल्ड ने वादा किया था कि वह उन्हें फिशिंग पर ले जाएगा। इसीलिए उसके आते ही दोनों ने अपनी फिशिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। अब डॉनी और रायन हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। जैसे ही उनमें बहस शुरू हुई, डोनाल्ड उन्हें सजा के तौर पर गाड़ी धोने के लिए भेज देता है। लेकिन वहां भी उनका झगड़ा चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी डोनाल्ड गुस्से में उनके पास आकर कहता है कि अगर लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो, और फिर वह उन्हें उकसाने भी लगता है। लेकिन तभी रूथ आकर उन्हें खाने के लिए बुला लेती है और फिर वे सब अंदर चले जाते हैं। अब खाने पर डोनाल्ड उन्हें बताता है कि इस बार उसे लंबी छुट्टी नहीं मिली है। उसे इसी हफ्ते वापस काम पर लौटना होगा, इसलिए वे लोग फिशिंग पर नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर डॉनी का दिल टूट जाता है। डोनाल्ड कहता है कि इस बार फिशिंग की जगह वे लोग 2 दिन की हाइकिंग पर जाएंगे, माउंट कटाहडिन पर। लेकिन डॉनी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो गुस्से में डोनाल्ड से कहता है, आप वापस आए ही क्यों, और खाना छोड़कर चला जाता है। रूथ और डोनाल्ड उसके इस व्यवहार से हैरान थे, लेकिन डोनाल्ड समझता है कि वो अब बड़ा हो रहा है। खैर, रूथ डॉनी को समझाती है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, वो बस दिखाते नहीं हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन रायन अब भी उदास था क्योंकि उसने पूरी गर्मियों में इसी दिन का इंतजार किया था। डोनाल्ड उससे कहता है कि उसके पिता भी हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उसे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये सब उसकी मजबूरी थी। ये मुश्किल समय है। रायन शांति से ये सब सुनता है। खैर, अगले दिन डोनाल्ड अपने तीनों बेटों को लेकर माउंट कटाहडिन के लिए निकल जाता है। वो पहाड़ बहुत ही सुंदर था। शुरुआती सीन में ही हमें दर्शकों को समझ आ जाता है कि डोनाल्ड को अपने बेटे डॉनी से सबसे ज्यादा लगाव है, लेकिन वो चाहता है कि डॉनी एक मजबूत मर्द बने, इसलिए वो उसके सामने ज्यादा जज्बाती नहीं होता। जब वे लोग कैंप साइट पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात हेनरी से होती है, जो इस हाइक में उनका गाइड था। सबसे पहले वे कैंप लगाते हैं और रात होते ही उन्होंने आग भी जला ली। सभी आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हेनरी बच्चों को एक पहाड़ी आत्मा की कहानी सुनाता है, जिस पर रेड इंडियनों का विश्वास था। उनके अनुसार उस आत्मा के बहुत बड़े सींग हैं और बड़े पंख भी। जब भी कोई जंगल में खो जाता है तो वह आत्मा उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। डॉनी जानता था कि यह बस डराने के लिए सुनाई गई कहानी है, लेकिन फिर भी वह बच्चा था और पूरी रात वो उसी आत्मा के बारे में सोचता रहा। अब अगली सुबह ये लोग उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार थे। दरअसल हेनरी उन्हें चोटी पर ले जाकर वहां का खूबसूरत नजारा दिखाना चाहता था। ये जगह बहुत ऊंची थी और वहां से पूरा इलाका साफ दिखाई देता था। सफर के दौरान हेनरी उन्हें पेड़ों पर लगे निशानों के बारे में बताता है कि जब भी उन्हें ये निशान दिखे तो समझ जाना चाहिए कि वे सही रास्ते पर हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो पहाड़ से नीचे लौट रहे थे। वे बताते हैं कि ऊपर मौसम बहुत खराब होने वाला है
इसलिए उन्हें तेजी दिखानी चाहिए, नहीं तो वे बुरी तरह वहां फंस सकते हैं। ये सुनकर डोनाल्ड थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे। ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सच में मौसम बिगड़ने लगा। तब डोनाल्ड कहता है कि उन्हें अपना सफर रोककर वापस लौट जाना चाहिए। उनके पास ऐसे मौसम से बचने के लिए न तो सही कपड़े थे और न ही जरूरी सामान। लेकिन ये बात डॉनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बच्चा था और उतनी समझ नहीं रखता था। गुस्से में अपने पिता से कहता है, आप ही तो चाहते थे कि हम मर्द बने, तो अब हम मर्दों की तरह ये सफर पूरा करेंगे। डोनाल्ड उसे डांट भी सकता था, जबरदस्ती वापस भी ले जा सकता था, मगर वह उसे आगे जाने की इजाजत दे देता है। वो अकेला नहीं था, उसके साथ गाइड हेनरी भी था। डॉनी का भाई रायन अपने पिता के साथ वापस जाना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड उसे भी अपने भाई के साथ भेज देता है ताकि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें। थोड़ी देर बाद वे लोग चोटी तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां बिजली कड़कती है और उस ऊंचाई से जो नज़ारा दिखता है उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। लेकिन मौसम बहुत खराब हो चुका था और रायन इसका इल्ज़ाम डॉनी पर डालता है। कहता है कि उसकी वजह से अब उन्हें वापस लौटने में दिक्कत होगी और अंधेरा भी होने वाला है। अब दोनों भाई इस बात पर झगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि रायन अपने भाई को ये भी कह देता है कि उनके पिता हमेशा उसी की वजह से परेशान रहते हैं। ये बात सुनकर डॉनी गुस्से में वहां से भाग जाता है। रायन तुरंत उसे माफी मांगकर वापस आने के लिए पुकारता है। हेनरी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी उस तूफान में कहीं खो जाता है। रायन और हेनरी नीचे आकर डोनाल्ड को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा और खतरनाक था। वो तुरंत हेनरी को भेजता है ताकि वह पार्क रेंजर्स को बुला सके। वहीं दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं जो बिना रुके जंगल में भागता जा रहा था। वो गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा। तभी वो फिसल कर कीचड़ में गिर जाता है। उसके कपड़े कांटेदार झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो खुद को आसानी से निकाल नहीं पाता, इसलिए मजबूरी में अपनी पैंट ही उतार देता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने पापा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर दूसरी तरफ एक रेस्क्यू टीम डॉनी को ढूंढने के लिए जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें डॉनी कहीं नहीं मिला। रात भी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग थक कर वापस लौटते हैं। डोनाल्ड बहुत परेशान था। वो रूथ को भी इस बात की जानकारी देता है, लेकिन फिलहाल उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। डोनाल्ड दिल ही दिल में खुद को दोष दे रहा था। अगर मैंने डॉनी को अकेले पहाड़ पर न भेजा होता तो आज वो हमारे साथ होता। अब वो जिंदा भी बचेगा या नहीं, इसकी उम्मीद बहुत कम है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी इस हादसे के बारे में पता चला और बहुत से लोग मदद के लिए वहां पहुंचने लगे। उधर हम डॉनी को देखते हैं। उसका जूता फट चुका था और उसके पैर का अंगूठा बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो अपनी शर्ट फाड़कर उस जख्म को बांध देता है। डॉनी बहुत थक चुका था, इसलिए जमीन पर ही लेट जाता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मैं सिर्फ अपनी माँ के पास लौटना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल रायन की तरह। अगले दिन जब डॉनी की आंख खुली तो वो खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। थोड़ी देर के लिए उसे ये एहसास होता है कि अब वह जो चाहे कर सकता है। उसे रोकने या टोकने के लिए उसका पिता वहां नहीं है। इस बात से उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उस पर जंगली मच्छरों का हमला हो जाता है। किसी भी तरह वहां से निकलने के लिए वह आगे बढ़ता चला जाता है। उधर डोनाल्ड रेस्क्यू टीम के साथ उस इलाके का नक्शा देख रहा था। तभी रूथ भी वहां पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम के वरिष्ठ अधिकारी एडवर्ड कहते हैं, इतने बड़े जंगल में डॉनी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इस पर डोनाल्ड जवाब देता है, जब भी मैं अपने बेटों को कैंपिंग पर ले जाता था तो उन्हें 3 बातें सिखाता था। हमेशा शांत रहो, किसी नदी की दिशा में आगे बढ़ो, और जब हालात मुश्किल हो जाए तो बस डटे रहो। उसी समय हम डॉनी को देखते हैं जो एक नदी के किनारे पहुंच गया है और अब वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है और वो उसे किसी बसी हुई जगह तक पहुंचा सकती है। मगर उसका यह सफर आसान नहीं था। बिना जूतों के उसके पैर बुरी तरह घायल हो रहे थे, इसीलिए वह अपने जख्मों को बांधता है। इस इलाके का मौसम बहुत जल्दी बदलता रहता है। तेज हवाएं, बारिश और ठंड, क्योंकि ये जगह ऊंचाई पर थी और डॉनी के पास खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। ऐसे करते करते उसे इस जंगल में 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन वो एक झरने के पास रुकता है। वहां वह गाता हुआ नहा रहा था। 2 दिनों के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैरों पर
कुछ लीचेस झोंक चिपक गए हैं। वह धीरे से उन्हें अपने शरीर से हटाता है और यही छोटी सी परेशानी उसे फिर से याद दिलाती है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। घर पर रायन और रूथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। तभी रूथ के दिमाग में एक विचार आता है। वह तुरंत कई न्यूज़ रिपोर्टर्स से संपर्क करती है और उन्हें अपने बेटे के लापता होने के बारे में बताती है ताकि उन्हें और मदद मिल सके। और अगले ही दिन कई पत्रकार और मीडिया वाले रेस्क्यू कैंप में इकट्ठा हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग डॉनी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 5वें दिन डॉनी को जंगल में एक गुफा दिखती है। वो दौड़कर उस गुफा की तरफ जाता है, शायद वहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। वहाँ कुछ सामान पड़ा था, लेकिन हालात देखकर लग रहा था कि कोई बहुत पहले ही उस गुफा को छोड़ चुका है। खैर, डॉनी वहाँ एक पुराने संदूक को खोलकर देखता है। उसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, लेकिन उसे एक मुड़ा हुआ कांटा मिल जाता है जो शायद उसके काम आ सकता था। इन 5 दिनों में डॉनी जंगली बेरीज खाकर ही अपना पेट भर रहा था, लेकिन आज उसने मछली पकड़ने का फैसला किया। उसने बहुत कोशिश की, मगर कोई मछली उसके हाथ नहीं लगी। तभी डॉनी अपनी शर्ट को बांधकर उसे जाल की तरह इस्तेमाल करता है और उसी में एक मछली फंस जाती है। मछली पकड़कर डॉनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। मछली पकाने के लिए आग की जरूरत थी और एक बच्चे के लिए पत्थरों से आग जलाना आसान नहीं था। वो कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। आखिरकार मजबूरी में उसे वो मछली कच्ची ही खानी पड़ती है। उसे कच्ची मछली खाने में तकलीफ तो हो रही थी, मगर उसके पास जिंदा रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच रायन को याद आता है कि कैसे घर पर हमेशा उसकी माँ खाना बनाती थी और उसे कभी भी खाने के लिए इतनी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ी। ये सब सोचकर वो भावुक हो जाता है। उसे अपनी माँ, घर, भाई बहन और पिता सब याद आने लगते हैं। वो ख्यालों में खो जाता है, लेकिन सच्चाई यही थी कि वो अभी भी उस डरावने जंगल में फंसा हुआ था। अगले दिन जब डॉनी की आंख खुलती है तो ये जंगल में उसका 6ठा दिन होता है। वो आगे बढ़ते हुए एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुकता है। तभी उसे वो समय याद आता है जब वो गुस्से में हेनरी और रायन से भाग गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक और दिन गुजर जाता है। अब 7वां दिन है। हम रूथ को देखते हैं जो उन लोगों की मदद कर रही होती हैं जो डॉनी को ढूंढने में लगे हुए हैं। सब लोग उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। उसके अंदर कुछ था। सबको यही लगा कि शायद डॉनी वहीं होगा, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मतलब निकाला गया कि शायद अब वह जिंदा नहीं है। गुफा की दरार इतनी छोटी थी कि कोई बड़ा आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता था। तभी रायन कहता है, मैं अंदर जाऊंगा। वो घुटनों के बल चलकर अंदर पहुंचता है। सबको डर था कहीं ये डॉनी की लाश ना हो, लेकिन रायन देखता है कि वो एक जानवर की लाश थी। वो तुरंत बाहर भागकर अपने पिता को ये बताने आता है और ये उनके लिए एक नई उम्मीद बन जाती है। रायन अपने पिता से कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे वहां बुरा भला कहा था। लेकिन डोनाल्ड कहता है, नहीं बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। और फिर वो कहता है, हम जल्द ही अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। अब शुरू होता है 8वां दिन। हम देखते हैं कि डॉनी सो रहा है। जमीन पर लगातार सोने की वजह से उसके शरीर पर छाले पड़ चुके हैं। तभी उसकी आंख एक प्लेन की आवाज से खुलती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसे देख ले, लेकिन इस घने जंगल में उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि रेंजर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर रायन पूरी तरह टूट जाता है। इतने दिनों की थकान, भूख और प्यास ने उसे निराश कर दिया था। वो उसी निराशा में जमीन पर लेट जाता है। वहां लेटे लेटे शाम हो जाती है। अब तो उसका मन भी उसका साथ छोड़ने लगता है। उसे अपने सामने वही स्पिरिट नजर आती है जिसकी कहानी हेनरी ने उसे सुनाई थी, जिसके बड़े सींग और पंख थे। लेकिन डॉनी अब उससे डरता नहीं है। वो आत्मा अपने पंख डॉनी के चारों ओर लपेट लेती है और डॉनी को बहुत सुकून महसूस होता है। लेकिन ये सब उसकी कल्पना थी। डॉनी कहता है, पापा भी बचपन में मुझे ऐसे ही गले लगाकर सुलाते थे, लेकिन फिर हम बड़े हो गए और उन्हें हमेशा काम पर जाना होता था। उन्होंने हमें कहानियां सुनाना भी छोड़ दिया क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे। लेकिन मुझे वो सब बहुत याद आता है। यहाँ पर हम डॉनी और उसके पिता डोनाल्ड के रिश्ते की गहराई को महसूस कर सकते हैं। डॉनी बस अपने पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, बिल्कुल बचपन की तरह। लेकिन डोनाल्ड काम के दबाव के कारण पहले जैसा वक्त नहीं दे पा रहा था और यही बात रायन को भी भीतर भीतर खल रही थी।
वैसे भी अब वे बच्चे नहीं रहे थे, वे बड़े हो चुके थे। उसी समय हम डोनाल्ड को देखते हैं, जो थकान की वजह से वहीं बैठते बैठते सो गया था। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसका बेटा डॉनी किसी मुश्किल में है। वो बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ने लगता है। उसके मन में बस एक ही डर था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो शायद वो अपने बेटे को खो देगा। लेकिन अंधेरे में दौड़ते वक्त वो पेड़ों से टकराकर गिर जाता है। उसकी आंखें जख्मी हो जाती हैं और अब वो अस्पताल में भर्ती होता है। 9वें दिन डॉनी की आंख खुलती है। वो एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है, मगर अब उसका थका हुआ दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था। जंगल के एक खुले हिस्से में उसे एक नरम बिस्तर दिखता है। वो वहीं लेट जाता है, जैसे हमेशा के लिए वहीं सो जाने वाला हो। उसे अपने अपनों के चेहरे याद आने लगते हैं, उसका भाई बहन, उसकी माँ, और फिर अचानक उसे अपने पिता का चेहरा नजर आता है, जो उसे पुकार रहे थे, घर वापस आ जाओ बेटा। डॉनी के अंदर उम्मीद की एक आखिरी किरण जागती है। वो उठता है और अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ता है। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे याद है कि उसके पापा हमेशा कहते थे, अपनी लड़ाई आखिर तक लड़नी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास पहुंचता है, जहां किनारे पर एक औरत कपड़े धो रही होती है। डॉनी जोर से मदद के लिए चिल्लाता है और 9 दिनों के बाद आखिरकार उसे बचा लिया जाता है। रेस्क्यू टीम के अनुसार डॉनी ने करीब 80 मील का सफर तय किया था, जो इस घने जंगल में एक बड़े आदमी के बस की बात भी नहीं थी। वाकई ये एक चमत्कार था। रूथ अपने बेटे को लेने पहुंचती है और तभी हमें असली डॉनी फेंडलर की पुरानी वीडियो क्लिप्स भी दिखाई जाती है, जब वह अपनी मां से मिला था। क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। डॉनी को अस्पताल लाया जाता है, जहां उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके आने पर स्टाफ उसके लिए तालियां बजाता है। डॉनी सबसे मिलकर बहुत खुश होता है। वो रायन को भी गले लगाता है और फिर अपने पिता से मिलने जाता है। डॉनी कहता है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन डोनाल्ड रोते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। और यह सुनकर डॉनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिल्म के अंत में हम असली रयान फेंडलर की क्लिप्स देखते हैं, जिसमें लोग उस अद्भुत रेस्क्यू के बारे में बात करते हैं। 1976 में डॉनी एक बार फिर माउंट कटाहडिन गया अपने डर का सामना करने के लिए, और 1916 में 90 साल की उम्र में डॉनी इस दुनिया से विदा हो गया। और ये थी एक सच्ची दास्तान जीवित बचने की। इस फिल्म को देखते हुए मुझे द लाइफ ऑफ पाई की याद आ गई। वाकई ये एक कमाल की फिल्म है। अगर मौका मिले तो इसे जरूर देखिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर अपनी राय जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा।